बकरी का पेड़। रतनपुर नाम का एक गांव में कृष्णा करके एक आदमी था। वह बहुत बड़ा बकरियों का व्यापारी था। उस गांव के सबसे ज्यादा बकरियां उसी के पास थे। इस बात का उसे बहुत गुरूर था। वह बहुत घमंडी भी था। उसको छोटे या बड़े का अंतर नहीं होता था और सबके साथ जो मन में आए बात करता था। एक बार पंचायत में गांव की समस्या बात करने के लिए कुछ बड़े इकट्ठे होते हैं। वहां पर कृष्णा आया। क्यों रे, कुछ काम धंधा नहीं है क्या? सभी बेकार लोग इकट्ठे हो गए। अपना शक्ल तो देख लो। बड़े आए गांव के समस्या दूर करने वाले, ठीक से मेहनत नहीं कर सकते। हाँ। तभी गांव का सरपंच ने बोला, ए कृष्णा, जबान संभाल के बात करना। तुमसे उम्र में और अनुभव में बड़ा हूँ, उसका भी कदर नहीं है तुम्हें? अगर पंचायत की अपमान करने लगा तो गांव से बहिष्कार कर दिया जाएगा। क्या अनुभव रे? पिछले 10 साल से गांव को तो देखो, ऐसा की वैसा पड़ा है। लेकिन मुझे देख लो, मैं इस गांव का बड़ा व्यापारी हूँ, पैसा है मेरे पास। अब से तुम पंचायत से हट जाओ, मैं संभाल लूंगा। आप सबसे छोटा हूँ लेकिन बड़े बड़े काम कर लेता हूँ। तुमको अपने बकरियां और दूध की फैक्ट्री देखकर बहुत चर्बी चढ़ गई है रे। रुक, तुमको जल्दी से सबक मिलेगा। इस तरह कृष्णा सबको नीचे दिखाता था, सबके साथ ऐसा ही बर्ताव करता था। एक बार कृष्णा अपने बकरियों के साथ जंगल में जा रहा था। तभी उसने एक बड़े पेड़ के नीचे एक स्वामी जी बैठकर तपस्या करते हुए देखा। तुरंत कृष्णा कुछ सोचे बिना बकने लगा, अरे ओ स्वामी जी, मैं जंगल में चल चल कर बहुत थक गया हूँ। अभी उठ वहां से, मुझे आराम करना है। लेकिन स्वामी जी उठा नहीं। ए बुढ़े, काम काज है नहीं, यहाँ कितने देर बैठकर सोता रहेगा? उठो उठ। ऐसा बोलकर स्वामी जी को धक्का मारा। स्वामी जी तुरंत उठकर कुछ बोले बिना वहां से चले गए। तुरंत उस बड़े पेड़ से एक आवाज निकलने लगा, ए मूर्ख, जानते हो तुमने किसे धक्का दिया है? वह स्वामी जी 100 साल से तपस्या करके बहुत सारे शक्तियां पाए हुए हैं, बड़े महान हैं। यही मेरा श्राप है। जिसकी वजह से तुम्हें इतना घमंड है, वह सारे मेरे हो जाएंगे। पेड़ ऐसा बोलते ही कृष्णा के सारे बकरियां माया से उस पेड़ पर आ जाते हैं। ये देखकर कृष्णा चिल्लाने लगा, अरे अरे ये क्या, मेरे सारे बकरियां? अरे ये नहीं हो सकता, मेरा सारा व्यापार चौपट हो जाएगा। हे पेड़ देवता, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ऐसा कृष्णा रो रो कर चिल्लाने पर भी बकरियां नहीं आए। ए मायावी पेड़, मुझे माफ कीजिए, मैं आज से किसी से ऐसा बात नहीं करूंगा। मुझे सबक मिल गया है, दया करके मेरी बकरियों को लौटा दो। तभी स्वामी जी वहां पर प्रकट हो जाते हैं और एक इशारा करते ही सारे बकरियां फिर से पेड़ के ऊपर से नीचे आ जाते हैं। बेटा कृष्णा, सबसे प्रेम के साथ व्यवहार करना, इसमें ही सबकी भलाई है। लंबी टांगों वाले ऊंट वाला चोर। एक गांव में जगन सेठ नाम का एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति रहता था। उसके घर में बहुत सारा सोना, चांदी, जवाहरात और पैसा हमेशा रहता था। उसके घर पे हमेशा चोरों की चोरी करने के लिए नजर रहती थी। लेकिन जगन सेठ भी बहुत चालाक था। उसने अपना सारा पैसा अपनी सबसे ऊंची वाली मंजिल पर रख रखा था ताकि कोई चोर वहां नहीं पहुंच पाए। और निचली मंजिल पर बहुत सारे सैनिक पहरा देते थे। वहां पर किसी का भी जाना बहुत मुश्किल था। एक दिन गलती से एक कुत्ता वहां पे पहुंच गया। जगन सेठ ने अपने सैनिकों को डांटते हुए कहा, अरे बेवकूफों, कहाँ मर गए सब? क्या करते रहते हो? मैं तुम्हें सोने के लिए पैसा देता हूँ क्या? सभी सैनिक दौड़े दौड़े आए और उन्होंने उस कुत्ते को उठाकर बाहर फेंक दिया। ये सारा तमाशा सैनिक के वेश में खड़ा शेरू चोर देख रहा था। वो जगन सेठ के घर में चोरी करने के इरादे से ही घुसा था, लेकिन उसने देख लिया कि जगन सेठ की ऊपर वाली मंजिल में पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, चोरी करना तो दूर की बात। वो वापस अपने अड्डे में आकर अपने साथियों से कहता है, हाँ कालू, पता तो चल गया कि पैसा कहाँ है, लेकिन वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है, चोरी करना तो दूर की बात। अरे उस्ताद, तो हम क्या करेंगे? वहाँ नहीं जाएंगे चोरी करने?
अरे नहीं नहीं, मेरा नाम भी शेरू है शेरू। ऐसी तरकीब लगाऊंगा कि जगन सेठ भी सोचता रह जाएगा पैसा गया कहाँ और कैसे। अगले ही दिन से शेरू बहुत सारा लोहा और मशीनरी लेकर अपने अड्डे पर आता है। चंद ही दिनों में शेरू लोहे का एक बहुत बड़ा ऊंट बना देता है और उसके अंदर मशीनरी लगा देता है, जिससे वो ऊंट चलने लगता है। बाहर से दिखने में तो वो एक बहुत लंबी टांगों वाला ऊंट लग रहा था, लेकिन अंदर से उसे चलाने वाला शेरू ही था। शेरू अपने एक साथी को उस ऊंट को चलाना सिखाता है और उसे ऊंट के अंदर बिठा देता है और खुद ऊंट की लगाम पकड़कर जगन सेठ की हवेली के बाहर से गुजरता है। जगन सेठ और उसकी बीवी इतने बड़े ऊंट को देखकर हैरान रह जाते हैं। जगन सेठ भागा भागा शेरू के पास आता है। अरे महाराज रुकिए, इतनी लंबी टांगों वाला ऊंट कहाँ से लाया आप? बच्चा, ये जादुई ऊंट है, ये हमें हिमालय के जंगलों से मिला है। क्या कहा महाराज? हिमालय के जंगलों से? वहाँ तो ऊंट होते ही नहीं। बच्चा, तभी तो ये जादुई ऊंट है। ये जिसके भी आंगन में रहेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जगन सेठ बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था और एक रात के लिए ऊंट को अपने आंगन में रखने की गुजारिश करता है। शेरू तो चाहता ही यही था। वो ऊंट को लेकर जगन सेठ के आंगन में चला जाता है। रात को जब सभी लोग सो जाते हैं तो शेरू ऊंट के ऊपर चढ़ जाता है और जगन सेठ के तिजोरी वाले कमरे में पहुंच जाता है और सारा पैसा अपने साथी कालू की मदद से ऊंट के पेट में जमा कर लेता है। अगले दिन जब सुबह उठते हैं तो जगन सेठ कर हैरान रह जाता है। अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरा सारा पैसा चोरी हो गया। वो बाहर आकर देखता है तो ऊंट वहीं खड़ा था, लेकिन उसे शेरू कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। जगन सेठ सारा माजरा समझ जाता है और इधर शेरू सारा माल चोरी करके फरार हो जाता है। प्याज की खेती। राघव हर साल अपने खेतों में सिर्फ और सिर्फ प्याज की खेती किया करता था। अक्सर वो इस बात का ध्यान रखता था कि बाजार में कौन सी सब्जी की बहुत ज्यादा डिमांड है। अक्सर उसी सब्जी का वो खेती किया करता था। प्याज की हमेशा ही बाजार में अच्छी डिमांड रहती थी, इसीलिए वो ज्यादातर प्याज ही बोता था। एक साल प्याज के दाम आसमान छूने लगे थे। राघव की पत्नी ने उससे कहा, अजी सुनते हो, बीज डालने का समय हो गया है। पूरे गांव ने बीज डाल भी दिए और आप अभी तक बाजार से बीज लेकर भी नहीं आए हो। बात क्या है? अरे तुम तो नाराज हो जाती हो। आज वहीं जाने का मेरा प्रोग्राम है। मैं शहर जाकर बीज लेकर आता हूँ और उसी दुकान से लाऊंगा जहाँ से हमेशा से लाता हूँ। मुनाफा तो बिल्कुल निश्चित रूप से होगा। राघव शहर उसी दुकान पर जाता है जहाँ से वो हर साल बीज लेकर आया करता था, लेकिन इस साल वो दुकान बंद थी। आस-पास पूछने के बाद पता चलता है कि अब वो दुकान घाटे में जा रही थी, इसीलिए हमेशा के लिए बंद हो गई। राघव को किसी और दुकानदार और उसके बीज पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। राघव खाली हाथ घर लौट आता है। उसकी पत्नी ये सारी बात सुनकर हैरान रह जाती है। ये आपने क्या किया? एक दुकान बंद हो गई तो क्या हुआ? अरे किसी और दुकान से ले लेते। सारी दुनिया एक ही दुकान से हमेशा ही थोड़ी ना बीज लेती है। अब क्या बोओगे, क्या करोगे? मैं तो कहती हूँ कल ही जाओ और जाकर बीज लेकर आओ। अगले दिन राघव नई नई दुकानों पर जाकर बीज के लिए बात करता है, मगर कहीं भी उसे प्याज के बीज नहीं मिलते। पूरे बाजार में प्याज के बीज खत्म हो चुके थे। यही बात जब वो घर में पत्नी को आकर बताता है तो वो बहुत नाराज हो जाती है। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। अब क्या करेंगे? मुनाफा तो छोड़िए, खेती करना ही मुश्किल है बिना बीज के तो। राघव मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से कहता है, मैं जानता था तुम यही कहोगी, लेकिन इस बार मेरे पास एक उपाय है। उपाय? कैसा उपाय? राघव घर में पड़ा हुआ एक पुराना संदूक खोलता है और उसमें से कुछ बीज निकालता है। अपनी पत्नी को दिखाते हुए राघव कहता है, ये बीज देख रही हो? ये मरते हुए माँ ने मुझे दिए थे। ये कोई आम बीज नहीं है, ये बहुत अच्छी फसल के बीज हैं। माँ ने कहा था
कभी किसी मौसम में अगर ऐसा हो कि बीज न मिले तो इन बीजों को खेतों में डालकर गुजारा कर लेना। माँ तो माँ होती है ना। देख, मेरे पास बीज है। इस बार तो फसल ऐसी होगी कि पूरे गांव के पास ऐसी प्याज न मिलेगी। हाँ, ये तो आपने सच में कमाल की बात कर दी। अगले ही दिन राघव अपनी पत्नी के साथ खेतों में बीज डाल देता है। खेतों में बीज डालने के बाद एक अजीब चीज होती है। एक एक प्याज का साइज इतना बड़ा होता है कि हर कोई दूर दूर से उसके खेत देखने आता है। एक एक प्याज 5-5 किलो का था। न केवल राघव का प्याज दूर देश तक जाता है, बल्कि उसे इस बात का बहुत मुनाफा भी होता है। कभी कभी नुकसान के पीछे भी कोई फायदा होता है। बस हमें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है।